तो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मी एंड माय यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और यस, आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस। और इसमें हम फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ रहे हैं। और अगर आपको बता दें, कंटिन्यू क्लासेस अवेलेबल हो रही है। इस अकॉर्डिंग हम पहुँच चुके हैं अब लास्ट यूनिट पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर की 5th यूनिट को हम आज शुरू करने वाले हैं। और अब तक अगर आपने पूरी यूनिट नहीं देखी है, चैप्टर मिस कर दी है, तो ज़रूर आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से पूरी की पूरी प्लेलिस्ट के वीडियो मिल जाएंगे। यानी पूरे चैप्टर आपको मिल जाएंगे कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना था, वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और अगर आपको चाहिए नोट्स पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर के, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना होगा। नाम मात्र 100 रुपये फीस आपके लिए अवेलेबल है। देखो, अब बात करते हैं लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र सिंपल सा, जैसे इंग्लिश में आप उनको काफ़ी बार सुना होगा डेमोक्रेसी। क्या सुना होगा? डेमोक्रेसी, बिल्कुल। तो लोकतंत्र की बात काफ़ी समय से, कहने का मतलब है अगर मैं कहूँ तो अरस्तु के समय से, शासन व्यवस्था के बारे में जिक्र किया जा रहा है। और उस समय से शासन व्यवस्था के 3 रूप माने जाते थे। एक तो होता था राजतंत्र, दूसरा कुलीन तंत्र, और तीसरा जो होता था वो होता था लोकतंत्र। इस प्रकार से प्राचीन समय से शासन व्यवस्था के 3 व्यवस्थाएं मानी गई हैं। ठीक है, देखिए इसमें वैसे टॉपिक शुरू करते हैं, बट थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि बिना इसके तो बैकग्राउंड भी नहीं बनेगा अपना। तो देखिए, राजतंत्र एक्चुअल में वो शासन व्यवस्था होती है जिसमें पूरी शासन व्यवस्था एक व्यक्ति विशेष राजा के पास होती है। यानी वहाँ पर शक्ति धारक व्यक्ति वंशवादी व्यवस्था के आधार पर होता है कि भाई राजा के बाद उसका पुत्र ही राजा बनेगा। इस प्रकार से शक्ति यानी राजतंत्र, जहाँ पर राजा प्रमुख होता है उस शासन का। फिर एक कुलीन तंत्र। देखिए, कुलीन तंत्र का बहुत ही सीधा साधा अर्थ है कि एक किसी भी शासन व्यवस्था में जहाँ कुछ यानी 1000 में से कुछ एक लोग शक्तिशाली, पैसे वाले और बुद्धिमान है, वो उस पूरे देश की शासन व्यवस्था अपने कंट्रोल में कर चलाते हैं। तो कुछ पढ़े लिखे समझदार पैसे वाले लोग पूरी उस राज्य की भीड़ में से कुछ एक लोगों के द्वारा देश का संचालन किया जाता है, पावर उनके द्वारा यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से कुलीन तंत्र होता है। बट लोकतंत्र की बात करें, जिसको हमें आज शुरू करना है लोकतंत्र के बारे में, बिल्कुल लोकतंत्र वह शासन है। लोकतंत्र, लोक यानी लोकतंत्र यानी जाल। तो एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन संचालन में जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदार होती है। अपने खुद के लिए शासन के लिए वो संचालित करने की व्यवस्थाओं में उनका पूर्णतः योगदान होता है। ओके, तो अब देखिए, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा इसका जनरली बता दिया। अब सीधा से हम लोकतंत्र के प्रकार और रूप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, लोकतंत्र के थोड़ा अर्थ को अच्छे से जान लेते हैं। ठीक है, अर्थ जैसे कि अब इंग्लिश वर्ड है डेमोक्रेसी, ये इंग्लिश वर्ड है डेमोक्रेसी। ठीक है, अब अगर आप देखा जाए, ये इंग्लिश वर्ड डेमोक्रेसी है, ये ग्रीक भाषा, ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड है इंग्लिश में, बट ये ग्रीक भाषा के डेमोस प्लस क्रेटिया, इन 2 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो इनका जो वर्ड होता है डेमोस, ठीक है ना, देखो इन दोनों का सिंपल और साधारण अर्थ आपको इस तरह से ही लिखना होगा। और फिर यहाँ पर लिख सकते हैं शासन की शक्ति। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल अर्थ में है कि इसका तात्पर्य यानी इनका तात्पर्य होता है शासन की शक्ति, और जिसमें भागीदार होती है जनता। इस प्रकार से मैंने आपको डेमोक्रेसी के अर्थ को समझाने का प्रयास किया। ठीक है, डेमोस क्रेटिया, शासन शक्ति, जनता की शासन शक्ति। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चीज़ें अगर आपको बता दी जाए कि 1-2 मैं परिभाषा आपको लिखवा देता हूँ ताकि एग्जाम के लिए थोड़ा याद रहे परिभाषा, क्योंकि बड़ा प्रश्न आएगा तो हो सकता है कि भाई डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की
परिभाषा अर्थ बताते हुए इनकी विशेषताएं बताइए, तो वो आज हम देखने वाले। यानी आपके बड़ा प्रश्न जो 12 नंबर का या 10 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो चीज़ आज यहाँ पर हम करने वाले आपके लिए। तो बिल्कुल सटीक रूप में समझिएगा और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नॉलेज है और नॉलेज जितना बढ़ाओगे, जितना बांटोगे उतना ग्रो होगा। तो देखिए, अब हम सबसे पहले और सिंपल सी डेफिनेशन से शुरुआत करें तो आपको पता होगा कि एक परिभाषा आती है अब्राहम लिंकन की, और इसके बारे में बता अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जिसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ डेफिनेशन। अब्राहम लिंकन, ठीक है। इनकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूँ ताकि आपकी थोड़ा समझने में इजी रहे। मैंने इरेज कर लेता हूँ इसको। देखिए, अब्राहम लिंकन, जैसे आपको अगर मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में बताऊँ तो सिंपल सा है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है। इन्होंने कहा लोकतंत्र शासन का वह रूप है, ठीक है ना। इसके बाद वाला आप सभी जानते हैं, बिल्कुल आप सभी के दिमाग में आ गया होगा। वह रूप है जिसमें या जिनमें जनता का, बिल्कुल आपको पता है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, और लास्ट में आपकी जो लाइन परिपूर्ण हो जाती है वो हो जाती है जनता के लिए शासन हो, और जनता के लिए शासन हो। देखिए, समझ में आ गया ना। लोकतंत्र, किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने, कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें, और इसके बाद आप सभी छोटे से पढ़ते आए हैं कि लोकतंत्र क्या है? जनता का जनता के द्वारा, जनता का जनता के द्वारा, और जनता के लिए जो शासन होता है वही लोकतंत्र है। क्या है? लोकतंत्र। एक और डेफिनेशन आपके सामने मैं प्रेजेंट कर लेता हूं ताकि थोड़ा याद रहे, इसलिए क्योंकि एक दो डेफिनेशन लिखना जरूरी है। आपका एग्जाम में आया तो कम से कम 2 डेफिनेशन तो आप लिखे ही लिखें। तो लोकतंत्र वह शासन है, नोट कर लीजिएगा इसको, बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करें। लोकतंत्र शासन का, लोकतंत्र शासन का वह रूप है, या फिर मान लीजिए लोकतंत्र शासन का, लोकतंत्र या वह शासन है। थोड़ा एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, लोकतंत्र, ताकि थोड़ा समझने में इजी रहे, दोनों मिक्स नहीं हो जाए, इसलिए थोड़ा सा अलग करके बताऊंगा आपको। लोकतंत्र वह शासन है जिसकी कुछ उम्मीदें, कुछ व्यवस्थाएं होती, यानी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग होता है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन थी, इसलिए ने भी क्या कहा, लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। बिल्कुल, लोकतंत्र लोगों का तंत्र, तो लोकतंत्र वही है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। यानी लोकतंत्र एक वो शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना योगदान, अपना अपना भाग, पार्टिसिपेट होता है, ये लोकतंत्र है। तो बहुत ही अच्छी बात कही है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, लॉर्ड ब्राइस, क्योंकि ये तीनों डेफिनेशन लोकतंत्र के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप इसको मैं चाहता हूँ कि इन तीनों डेफिनेशनों को अच्छे से याद कर ले। कम से कम 2 डेफिनेशन तो आप याद कर ले, अब कौन सी करेंगे वो आप डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है, लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है, लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है, सिंपल सी बात है कि वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति, जिसमें राज्य के शासन की, जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग, किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न होकर,
वर्गों में निहित न होकर तो फिर क्या होगा, संपूर्ण जन समुदाय में निहित हो। संपूर्ण जन समुदाय में निहित हो। ओके डियर, तो ये लॉर्ड ब्राइस की तीनों डेफिनेशन बहुत ही अच्छी है, इसलिए मैंने चार्ट के तीनों डेफिनेशन आपके सामने प्रेजेंट किए। देखो लॉर्ड ब्राइस को एक बार देख लीजिए। लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्ग समूह में नहीं होती है, बल्कि न होकर संपूर्ण जो शक्ति है वह जन समुदाय में निहित होती है। यानी सभी जनता में, किसी एक व्यक्ति विशेष के पास शक्ति नहीं होती है लोकतंत्र में, वो सभी जनता के पास शक्ति होती है, वही लोकतंत्र है। तो इस प्रकार से ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब देखो आगे मैं बताता हूँ, लोकतंत्र की सामान्य रूप से 3 विशेषता होती है। लोकतंत्र शासन की नहीं, लोकतंत्र की बता रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी जने ये कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये नोट कर लिया होगा। गुड, अब आगे देखिए, आगे मैं आपको जो समझाने वाला हूँ उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। हम आराम से एक एक टॉपिक को, ये जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं ना, मैं यहाँ पर जो पढ़ा रहता हूँ बस एक बार ही आपको वो पढ़ते समझ में आ जाएगा, कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत है। तो इस प्रकार से पढ़ें कि एक समय में आप जो समय जहाँ यूज करें पूरा परिपूर्ण समझ में आ सके। बस इसी उम्मीद के साथ आपके लिए हेल्पफुल क्लासेज अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो देखिए, लोकतंत्र की परिभाषा तो मैंने आपको समझा दी है। अब शॉर्ट और ब्रीफ में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि लोकतंत्र सामान्य रूप से 3 विशेषताओं के रूप में समझाया जाता है। लोकतंत्र शासन की नहीं कह रहा हूँ, लोकतंत्र की कह रहा हूँ। लोकतंत्र की सामान्य रूप से 3 विशेषताएं, और लोकतंत्र शासन की वापस मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल इसकी लोकतंत्र शासन की 3 विशेषताओं के बारे में बात करें। देखिए, पहली विशेषता है जनता का प्रतिनिधित्व। जनता का प्रतिनिधित्व सबसे इंपॉर्टेंट, और जब भी ध्यान रखिए पॉलिटिकल में जब भी आप पॉइंट लिखे तो वो नीचे अंडरलाइन होना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, आप सभी को ये एक चीज़ पता है कि जनता का शासन लोकतंत्र होता है। अब यहाँ पर प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि जनता, जैसे आज हम बात करें भारत में शासन व्यवस्था है, तो भारत में जैसे आम लोग हैं वह इलेक्शन के समय वोट देते हैं और किसी एक प्रतिनिधि को चुनाव में जिताते हैं। किसी एक व्यक्ति को अपनी ओर से सरकार में भेजने के लिए वो इलेक्शन देकर उसे प्रतिनिधि बनाते हो, और वह प्रतिनिधि फिर सरकार में बैठता है, और वह व्यक्ति जो सरकार में बैठा है वह किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, उन जनता का जिन्होंने उसको वोट दिया है। तो इस प्रकार जनता की इच्छा शासन में प्रतिनिधि के रूप में बाहर आती है, और प्रतिनिधि वही करता है जो जनता के लिए होता है, यानी जनता के उत्तरदायित्व रूप में वह व्यक्ति काम करता है। तो जनरली अगर देखा जाए तो जनता का प्रतिनिधित्व होता है इसमें, यानी जो भी सरकार में जो मंत्री तंत्री वगैरह बैठते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होकर बैठते हैं। तो लोकतंत्र का क्या है, जनता का प्रतिनिधित्व है, ठीक है। पहले बहुत ही अच्छी विशेषता और इजीली याद हो जाएगी। इसके अलावा जनता के हितों का रक्षण, जनता के हितों का रक्षण से तो आप समझते हैं, रक्षण का मतलब क्या होता है, रक्षा करना। रक्षण का मतलब क्या होता है, रक्षा करना, और ये आप सभी जानते हैं। देखिए, जनता के हितों का रक्षण, जनता के हितों का रक्षण मतलब जनता की जो हित होते हैं उनका रक्षण होता है। मान लीजिए जैसे अगर कुलीन तंत्र है, राजतंत्र है, तो वहाँ पर जनता के हितों का कोई वैल्यू ही नहीं होता है, जनता की इच्छा का कोई न मान न मर्यादा न उसकी पूर्ति होती है। जनता का जहाँ पर कदर नहीं हो, उनके हितों का परिपोषण न हो, वह लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था होती है जहाँ पर जनता के हितों की रक्षा होती है, जनता के लिए वह शासन होता है और जनता के लिए ही वो प्रतिनिधि काम करते हैं। इस प्रकार से लोकतंत्र ही वह एक सक्षम शासन व्यवस्था जो प्रेजेंट में सफल हो पाती है, क्योंकि लोकतंत्र के द्वारा जनता के हितों का रक्षण या रक्षा की जाती है, क्योंकि जनता के द्वारा ही वो प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अब प्रतिनिधि का सीधा साधा काम क्या है कि जनता ने अगर इनको सुना है तो जनता की इच्छाओं मर्यादाओं के अकॉर्डिंग काम करना है, अन्यथा दूसरी बार जनता उन्हें प्रतिनिधि नहीं बनाएगी। तो ये सबसे अच्छी
खूबसूरत विशेषता के रूप में सामने आता है। देखो तीसरी में बात करें, जनता के प्रति उत्तरदायी। सिंपल सी बात है, जनता के प्रति उत्तरदायी, अभी मैंने आपको बताया था ये जस्ट उत्तरदायित्व, और एक चीज़ आपको पता है, ठीक है ना, अंडरलाइन कर लीजिएगा जब एग्जाम में आप लिखें। जनता के प्रति उत्तरदायित्व कहने का मतलब है कि जनता ही शासन संचालन में योगदान देती है। यानी मान लीजिए सरकार बनती है, एमएलए एमपी मंत्री तंत्री जो भी बनते हैं, तो किन के द्वारा बनते हैं? जनता के द्वारा। यानी सरकार चलाने के लिए जो सरकार में बैठने वाले जो सदस्य होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे मैं वहाँ तक न पहुँचूँ लेकिन मेरा काम तुझे करना है, इस प्रकार से जनता सामूहिक रूप में इलेक्शन के जरिए अपने प्रतिनिधियों को सरकार में भेजती है। अब वो भेजने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी ने मुझे सपोर्ट किया और उसके बदले मैं कहीं पे जा रहा हूँ तो मुझे उस व्यक्ति के उत्तरदायित्व रूप में काम करना है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, ठीक है ना, अब आप जो भी पढ़ रहे हैं आपके पीछे पूरा जो समर्पण है वो आपके पेरेंट्स का है, पैसे वगैरह जो भी हैं, या फिर आपको पढ़ाने के लिए जो समय उन्होंने अपना जो समय दिया है आपके लिए, मान लीजिए आपके हर चीज़ लाकर अवेलेबल करवा रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आप उनके उत्तराधिकारी होने वाले हैं। तो आप उनकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग काम करेंगे, आप पूरी तरह से पेरेंट्स के प्रति उत्तरदायी होंगे। अगर आपने कुछ गलत किया तो उसकी जिम्मेदारी किसके गले पड़ेगी? पेरेंट्स के। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर जनता के प्रतिनिधि जो सरकार में बैठकर कार्य करते हैं, अगर वह किसी प्रकार से असफल हो जाते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जनता के ऊपर आती है। तो जनता फिर क्या करेगी? दूसरी बार ऐसे प्रतिनिधियों को इलेक्शन में आने का मौका ही नहीं देगी, सरकार में उन्हें लाएगी भी नहीं। सिंपल सी बात है, जनता उन्हें बेदखल कर देगी। तो यहाँ पर यही है कि लोकतंत्र व शासन व्यवस्था है जिसमें उनके चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होकर काम करते। वे भले ही सरकार में बैठे लेकिन उनको पता है कि अगर जनता के अकॉर्डिंग हमने काम नहीं किया, जनता की इच्छाओं को हमने ध्यान नहीं दिया, तो हमारा नेक्स्ट बार अस्तित्व नहीं रहेगा। तो जनता के रूप में, जनता के हितों की रक्षा करने के लिए, जनता के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि पूरी पूर्ण रूप में कार्य करते हैं, और ये चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। देखो अब मैं लास्ट में भी आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। लोकतंत्र में काफ़ी खूबसूरत तरीके से हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं लोकतंत्रात्मक शासन के भेद के बारे में। ये तो आपको समझ में आ गया। लोकतंत्रात्मक शासन के भेद। लोकतंत्रात्मक शासन के भेद, ठीक है ना। ये इस प्रकार से अगर आप पॉइंट लिख रहे हैं तो हेडिंग होना बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखिए सिंपल सी बात करें कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, तो ये जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अगर बारे में मैं आपको बताऊं तो लोकतंत्रात्मक शासन के दो भेद माने जाते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। तो वो आप एक बार मैं साथ में पहले लिखवा ही देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको वो थोड़ा इजी रहे और समझाने में मैं थोड़ा आपको और अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बट उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी समझ में आ जाए। तो इसी को लेकर मैं आपके सामने ये जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जस्ट हम बात करें कि लोकतंत्र शासन के दो भेद होते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है ना। इन दोनों को बारी बारी से समझा लूँगा क्योंकि एग्जाम में आपके डेफिनेटली ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है डेफिनेटली आपके आ सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिए। डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इन दोनों के बारे में आपको समझा देता हूँ। तो देखिए जैसे कि मैं पहले को समझा देता हूँ यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है डायरेक्ट, जैसे ही क्रिकेटर जो बॉल फेंकता है, कि हम बात करें क्रिकेटर की, जैसे आप सभी को पता है कि क्रिकेटर सीधी बॉल फेंकता है और वो सीधी बॉल कहाँ जाती है, बेस्ट मतलब जो बॉलर होता है वो गेंद फेंकता है तो वो गेंद कहाँ जाएगी, किसी दूसरे खिलाड़ी
कैच करेगा या वो सीधी बैट्समैन के पास जाएगी, बैट्समैन के पास। यानी एक उदाहरण के रूप में बताए तो बॉलर जब बॉल फेंकता है तो वो सीधी बैट्समैन के पास जाती है, यानी सीधा उसका संबंध उससे होता है कि नहीं होता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर बात करें तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है कि टप्पा खा के जाना। मतलब क्या हुआ, जैसे देखो हम एमएलए को इलेक्शन में जिताते तो हम सीधा जो वोट देते हैं वो एमएलए के खाते में जाता है। हम सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं तो डायरेक्ट सरपंच सुनता है, यानी हमारा वोट सीधा उस व्यक्ति को प्राप्त हो, जो हमारा प्रतिनिधि है सीधा उसी को प्राप्त हो वो वोट, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब हमने वोट दिया, वोट देने के बाद हमारे द्वारा एक प्रतिनिधि चुना गया, फिर वो प्रतिनिधि आगे इलेक्शन में वापस वोट देता है और इस प्रकार से उसके द्वारा किसी पद का चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखो एक उदाहरण से समझाऊं, जैसे बात करें सरपंच या बात करते एमएलए, ठीक है ना। तो एमएलए को वोट कौन देती है, जनता देती है। तो जनता के द्वारा जो वोट दिया जाता है, मतदान जो दिया जाता है वो सीधा एमएलए के पास आता है और इस प्रकार से जो एमएलए होता है वो जीत जाता है। ये तो हो गया डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ पर बात करें कि जनता ने मत दिया, जनता ने मत दिया और मत देने के बाद जनता का प्रतिनिधि एमएलए है वो जीत गया। अब एमएलए जो राज्य की विधानसभा में बैठते हैं, अब ये फिर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, किसका चुनाव हो रहा है, राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जनता वोट नहीं देती है लेकिन जनता वोट देती है। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है ना वो वोट देते हैं। इसका मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव है वह अप्रत्यक्ष तरह से होता है। किस तरह से होता है, अप्रत्यक्ष तरह से होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सीधा एमएलए अगर चुनाव तो वो तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अगर राष्ट्रपति को चुनाव करना है तो ये चुनावी प्रक्रिया हमने डायरेक्ट इसको वोट दिया था, हमने इसको वोट दिया, इसने आगे एमएलए का मतलब राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट दिया। इस प्रकार से यह अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था का रूप देखा जाता है, जहां पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आगे मतदान कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के जनता के यानी टप्पा खा के बॉल जब किसी के पास जाए, टप्पा खा के जब बॉल किसी के पास जाए, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वाली व्यवस्था होती है। अब इसको देखो मैं डेफिनेशन में लिखवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपको शॉर्ट एंड इजी में समझा दिया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से जान लीजिए, ठीक है। जैसे कि आप सभी को ये पता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिस शासन में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, जैसे एमएलए को चुनना है तो डायरेक्ट जनता एमएलए के वोट देती है, तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ, ठीक है। और इस प्रकार से दूसरा यहाँ पर देखा जाए कि जो भी प्रतिनिधि होता है, मान लीजिए जिसको अब जिताया है, ठीक है ना, तो नीति निर्धारण, कार्य और कानून बनाने को लेकर उसका सीधा सीधा संबंध होता है। तो यहाँ पर इसमें मान लेंगे कि नीति निर्धारित करती, कानून बनाती है, प्रशासनिक कार्य पर नियंत्रण रखती है। नीति निर्माण, नीति निर्माण हो, प्रबंध हो या प्रशासनिक या फिर प्रशासनिक अधिकारियों पर प्रशासनिक व्यवस्था पर सीधा नियंत्रण, ठीक है। तो इस प्रकार से यह होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या होता है प्रत्यक्ष, जिस शासन में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, नीति निर्माण, प्रबंध, प्रशासनिक व्यवस्था पर सीधा नियंत्रण रखती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो विश्व में सबसे बढ़िया प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, तो विश्व में सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही ऐसा देखा गया है। स्विच यानी शॉर्ट में स्विच, अगर पूरा लिखना है मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पर, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। स्विट्जरलैंड के एक तो कैंटन, एक पूर्ण कैंटन, वहाँ पर राज्यों को कैंटन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैंटन, ठीक है ना। एक तो पूर्ण कैंटन है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब हम इसकी बात करें
तो एक तो पूर्ण कैंटन है वहाँ पर, और इसके अलावा 5 अर्ध कैंटन, मतलब वो 4 अर्ध कैंटन में अगर आपको बता दूं, 4 कैंटन। इनमें जैसे अगर इनके नाम ही मैं अगर आपको लिखवा दूं तो देखिए, आउटर अपरेंजल, ठीक है ना, ये वहाँ का नाम है, या इनर आउटरेंजल। इसके अलावा वॉल्डेन, क्या है, वॉल्डेन, ये थोड़े अटपटे नाम है, मतलब स्विट्जरलैंड के 2 राज्य हैं, ये स्विट्जरलैंड के राज्य हैं जिसे आउटर मतलब आउटर अपनजेल, इनर अपनजेल, वॉल्डेन, उरी और अंडर वॉल्डेन, ये जो हैं वो स्विट्जरलैंड के राज्य हैं। और यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। विश्व में किसी भी देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं पाया जाता, वहाँ पर दोनों का मिक्स पाया जाता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में इन राज्यों में तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा मैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में बता दूं अब। ठीक है, ये तो आपको समझा दिया। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी दूसरा वाला अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, देखो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में सीधी और सिंपल व्यवस्था है कि जब प्रभु सत्तावान जनता स्वयं, जब प्रभु सत्तावान जनता खुद स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की प्रभुसत्ता का प्रयोग न करे, प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की सत्ता का प्रयोग खुद प्रयोग न करे, प्रयोग न कर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, न कर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने प्रतिनिधि, जैसे मान लीजिए हमने एमएलए सुना, अब एमएलए के द्वारा कोई शासन व्यवस्था चलाई जा रही है तो प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है। समझ में आ गया? जैसे अभी मैंने क्या कहा था कि भाई ये जनता है, ठीक है, जनता ने इलेक्शन में वोट दिया और एमएलए को बनाया। अब एमएलए आगे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। किसके चुनाव में भाग लेता है? राष्ट्रपति के। और इस प्रकार से जनता प्रत्यक्ष राष्ट्रपति को वोट नहीं दिया, इसने वोट दिया इसको, लेकिन इसको किसने चुना? इस प्रकार से। तो अप्रत्यक्ष व्यवस्था यानी जहाँ पर जनता सीधे तौर पे प्रत्यक्ष तौर पे शासन कार्यों में भाग न ले, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है, वह अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। और जस्ट लाइक आपने अभी जस्ट मैंने बताया उसके अपोजिट यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अपोजिट अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था में यही होता है कि वह अप्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग लेती है, उसका सीधा संबंध शासनिक कार्य पे नहीं होता, उसका संबंध उनके प्रतिनिधि से होता है और प्रतिनिधि शासन कार्यों में भाग लेते हैं। इस प्रकार से अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको आज लोकतंत्र का अर्थ, परिभाषा और लोकतंत्र के शासन, लोकतंत्र की 2 विशेषताओं के साथ मैंने आपको लोकतंत्र के प्रकार के भेद के बारे में बताया। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। आप एक एक चीज़ अगर समझे हैं, क्लास को लाइक शेयर कर लीजिएगा और अगली क्लास के लिए, अगली पार्ट के लिए हम आपसे जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।